फिर से अपने केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर को जो है कंटिन्यू करते हैं। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ लिया था और आज का हम लोगों का टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉन्ड का ये तीसरा टाइप है, लेकिन मैंने इस बात को भी कहा था आप लोगों को कि ये कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है और ये किस तरीके से किसी भी दो एटम्स के बीच जो है बनेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक एटम है, उसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। एक एटम है जिसका ऑलरेडी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो और उसके जस्ट साथ एक और एटम है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा है क्या कि ए के जो आउटर मोस्ट सेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और बी जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसका आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जिस एटम का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है ना, वो एटम क्या काम करता है कि अपना शेयर्ड पेयर यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ना, उसको सीधे सीधे कर देता है डोनेट, है ना। और इस तरीके से जो है इस दोनों के बीच क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें बच्चों, एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको बोलेंगे डोनर एटम, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर एटम। तो यहाँ पर हम लोग इस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं कि ए जो है हमारा क्या है, डोनर एटम है, और बी क्या है, हमारा एक्सेप्टर एटम है। बिकॉज बी के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही था, इसका जो है इसके आउटर मोस्ट सेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना था, इसके पास ऑलरेडी था 8, है ना। तो इसके पास जो है एक एटम आया जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी थी, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया, इसको डोनेट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके जो है इस दोनों के बीच एक क्या हो गया, एक बॉन्ड बन गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कर लेते हैं बच्चों, डिफाइन कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं एक कोवैलेंट बॉन्ड in which both electrons of shared paired are contributed by one of the two atoms. It is called coordinate bond. It is called coordinate bond, or it is also known as dative bond or सेमी पोलर बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड या सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के क्रम में बच्चों जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो डोनर एटम कहलाएगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर एटम कहलाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं पॉइंट करके, द एटम which donates the electron pair is called donor atom, while the atom which accepts the electron pair is known as acceptor एटम। ठीक है बच्चों, तो
तो एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे O3, ठीक है। O3 एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ओजोन। क्या बोलते हैं इसको? ओजोन। हम लोग कहते हैं क्या कि ओजोन में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो कैसे वो देखते हैं। 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन को पहले सेपरेटली हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। सारे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और सारा ऑक्सीजन एटम चाहेगा अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना। क्योंकि सब का सब नॉन मेटल है ना, सेम एटम्स है सारे के सारे, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। तो चलिए कोई भी 2 ऑक्सीजन के बीच सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करा देते हैं। तो ये इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6। तो ये क्या काम करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले ऑक्सीजन एटम से ले लेगा, ठीक है। और चूंकि ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर ले भी लेगा, ठीक है। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन का ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो चुका है आउटर मोस्ट सेल में, क्या। अब लेकिन ये ऑक्सीजन का अभी तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही इसके पास ये ऑक्सीजन दिखा, तो चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका था, तो ये क्या करेगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा बच्चों, इसको डोनेट कर देगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे क्या कि 2 ऑक्सीजन के बीच जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और तीसरे ऑक्सीजन के बीच जो है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनता हुआ हम लोग, जो एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग इस सब का ऑक्टेट कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करेगा, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। और चूंकि ऑक्सीजन इसे 2 ही इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए कार्बन का भी अधिकार बनता है कि सिर्फ और सिर्फ इसे कितना ले इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन ले। अब इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी है ना, और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी है, जो कि शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग क्या कि कार्बन का जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट सेल में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड है बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑलरेडी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है। तो अब ऑक्सीजन तो अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है, कार्बन को ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था आपको कि जो एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, वो अपने नेबरिंग एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके उसके भी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, जिसके द्वारा उस दोनों के बीच जो है एक रिलेशनशिप बनेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी पोलर बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, या उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या करेगा, इसके पास कमी है ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा बच्चों, डोनेट कर देगा इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 2 कोवेलेंट बॉन्ड और एक बन जाएगा बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड में भी जो है बॉन्डिंग को देख लिया है। चलिए अब हम लोग अभी तक ऑक्टेट रूल को फॉलो करते आ रहे हैं, मतलब हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट करते आ रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि कोई भी एटम जो है अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, दैट इज वो ऑक्टेट क्या करना चाहेगा, कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम या 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रख करके भी वो स्टेबल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं फेल्युरिटी ऑफ ऑक्टेट रूल। फेल्युरिटी ऑफ ऑक्टेट रूल, जैसे इसका एग्जाम्पल है बच्चों PCl5
है ना, SF6, फिर IF7, BeCl2 बेरिलियम में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, BF3, है ना। ये सारे जो हमारे एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से। अब जैसा कि जानते हैं हम लोग कि फास्फोरस के पास आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, और इसके सराउंडिंग हम लोग को क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, दिखाना पड़ेगा। तो इसके सराउंडिंग हम लोग क्लोरीन को क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग दिखा दे रहे हैं इसके चारों ओर, और फिर फाइनली हम लोग इन सबों का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या कहे थे, सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट करना है हमें सराउंडिंग एटम का, ठीक है, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है इस तरीके से। अब देखिए ध्यान से, 5 क्लोरीन जो है फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है ना, और PCl5 का फॉर्मेशन कर रहा है, और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका, है ना। अब इस तरीके से क्या कहा, इस तरीके से मतलब तो यही है कि सारे क्लोरीन जो है फास्फोरस के हर एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, हर एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो फास्फोरस क्या करेगा, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब यहाँ से तो ये बड़ा विवादास्पद बात हो गया बच्चों, क्योंकि फास्फोरस जो है वो कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, बड़ा ध्यान से देखिए आप, 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया फास्फोरस, 5 बॉन्ड का, है ना। जबकि फास्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होती है और वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ 3 होती है ना, तो उस तरीके से जो है कभी PCl5 बनना संभव था ही नहीं। लेकिन देख लीजिए, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, और ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करके भी ये क्या है, स्टेबल फॉर्म में है ना। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है ना। इसके पास क्या होता है बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। कहने का मतलब है कि फास्फोरस का आप कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, लास्ट जाएगा 3s2 3p3, है ना। तो तीसरा सेल में 3d सब सेल भी है, 3d ऑर्बिटल्स भी है, तो 3d ऑर्बिटल उसका चूंकि खाली होता है ना, और उस 3d ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, पार्टिसिपेशन करता है फास्फोरस। इसलिए जो है वो क्या है कि फास्फोरस जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी अपने आउटर मोस्ट सेल में कंटेन कर सकता है ना। तो ये रीजन है फास्फोरस के स्टेबिलिटी का। हाँ, वही अगर हम लोग बात करेंगे कि जैसे देखिए इसके साथ PCl3 का बनना बड़ा कॉमन सा बात है, क्योंकि ऑलरेडी फास्फोरस का आउटर मोस्ट सेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होता ही है, और यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन होने का मतलब है कि 3 क्लोरीन क्या करेगा, आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, किसके साथ, फास्फोरस के साथ, है ना। और बड़ा आराम से जो है वो सब लोग अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, है ना, विदाउट फेलियरिटी ऑफ ऑक्टेट रूल, मतलब बिना ऑक्टेट रूल के फेल हुए। जैसे क्लोरीन लेगा, इससे कर लेगा शेयरिंग, ये कर लिया, और फास्फोरस सबको दिया एक एक, तो सबसे ले लेगा एक एक। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आराम से फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो PCl3 के केस में इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन फास्फोरस जो है इसके साथ साथ PCl5 का भी फॉर्मेशन करता है ना। इसका कारण यही है कि फास्फोरस के पास जो है फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल्स का और भी इलैबोरेट में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करेंगे NCl3 की बच्चों, NCl3 बड़ा ध्यान समझे इस बात को, NCl3 है ना। तो NCl3 तो बहुत आसान है, ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता भी है कि चूंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो सेम ग्रुप के एलिमेंट है ना, तो फास्फोरस PCl3 का भी फॉर्मेशन करता है और PCl5 का भी फॉर्मेशन करता है, जबकि नाइट्रोजन जो है सिर्फ NCl3 का फॉर्मेशन करता है, NCl5 का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग इस बात को देख लेते हैं कि यहाँ से किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग करेगा एक दूसरे से, है ना, नाइट्रोजन और क्लोरीन, और फिर आफ्टर दैट हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को बताते हैं। अब देखिए ये क्या करेगा, इसके पास इसके साथ कर लेगा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इसके साथ कर लेगा, और फिर जो है ये कर लेगा इसके साथ। अब चूंकि नाइट्रोजन सबको दिया एक एक, तो सबसे एक एक
ले भी लेगा, और इस तरीके से ये 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करके जो है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अगर ये NCl5 बनाने जाएगा, ठीक है ना, तो चूंकि नाइट्रोजन जो है वो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन के पास जो है सिर्फ और सिर्फ सेल की संख्या बच्चों कितनी है, 2 है। यानी कि अगर हम लोग इसका कन्फिग्रेशन ड्रॉ करेंगे तो क्या ड्रॉ करेंगे, 1s2, 2s2 और 2p3 ड्रॉ करेंगे। जबकि हम लोग जानते हैं कि अगर n = 2 है तो उसके लिए l का वैल्यू क्या 0 और 1 हो सकता है, यानी कि 2s और सिर्फ 2p ऑर्बिटल पॉसिबल है, ठीक है ना। अब चूंकि इसके पास अब कोई 2d ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो ऑर्बिटल कोई भी वैकेंट नहीं होगा, ठीक है ना, जिस कारण से जो है ये कभी भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कंटेन नहीं कर सकता है। तो फिर हम लोग यहाँ पर इन सारी बातों को मिला करके जो है एक छोटी सी बात बोल देते हैं ताकि कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं क्या कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कंटेन कर सकता है, ठीक है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट जो है अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कंटेन कर सकता है, बिकॉज अगर थर्ड पीरियड है दैट मीन्स नंबर ऑफ सेल की संख्या कितनी होगी बच्चों, 3। और हम लोग जानते हैं कि n = 3 अगर है, अगर n की वैल्यू 3 है, सेल की संख्या 3 है, तो l का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0, 1, 2। दैट मीन्स 3s भी पॉसिबल है, 3p भी पॉसिबल है, और क्या है 3d भी होगा ही होगा उस सेल में। लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी इस सेल में नहीं गया होगा, लेकिन यानी कि इसका मतलब क्या कि ये वैकेंट है, इसमें कोई ऑर्बिटल कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल्स है। तो फिर जरूरत पड़ने पर जो है फास्फोरस क्या काम करता है कि इस 3d ऑर्बिटल का यूज कर लेता है कौन सी में, बॉन्डिंग में, ठीक है। लेकिन वही हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, जिस कारण से कभी भी नाइट्रोजन अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी भी हाल में कंटेन नहीं कर सकता है। तो होपफुली इस बात का भी आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों फास्फोरस जो है PCl3 साथ साथ PCl5 का भी फॉर्मेशन करता है, और जबकि नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ NCl3 का फॉर्मेशन करता है, NCl5 का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग अब अपने अगले एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम लोग अब सेकेंड एग्जाम्पल्स को समझते हैं, ठीक है। तो SF6 सल्फर है, 6 फ्लोरीन है इसके चारों ओर, 6 फ्लोरीन, यानी कि 6 फ्लोरीन से क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डॉट सिंबल के द्वारा जो है इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो सारा का सारा फ्लोरीन क्या करेगा बच्चों, सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, ठीक है। इस तरीके से अब चूंकि सल्फर से सारा फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो सल्फर का भी अधिकार बनता है कि सारे फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इस तरीके से क्या देख रहे हैं हम लोग कि सल्फर के पास टोटल मिलाकर के बॉन्ड की संख्या हो गई बच्चों 6। अब हम लोग जानते हैं कि जितना वैलेंसी उतना ही बॉन्ड बनता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि सल्फर की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है, और यहाँ बना रहा है 6 बॉन्ड। तो बड़ा सिंपल सा बात है, सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, आप देख लें, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, देखिए थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो इसके पास जो है 3d भी वैकेंट क्या होगा, 3d ऑर्बिटल क्या होगा, वैकेंट होगा, जो कि ज़्यादा बॉन्ड बनाने का कारण बनता है, यानी कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में है ना 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रख सकता है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को देख लिया। और चलिए IF7 की भी बात वही होगी, हम लोग BeCl2 और BF3 दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने देखा है कि आउटर मोस्ट सेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है ना, और एक एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम। जैसे BF3 की बात करते हैं हम लोग, बोरॉन टेट्रा फ्लोराइड। तो बोरॉन बीच में बच्चों, 3 फ्लोरीन जो होगा उसके सराउंडिंग में हम लोग अरेंज कर देंगे। बोरॉन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल एंड बोरॉन हैव 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल।
ठीक है। तो क्या करेगा, फ्लोरीन इससे ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन लेगा इसे 1 इलेक्ट्रॉन और ये फ्लोरीन ले लेगा इसे 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, बोरॉन भी सारे एटम से 1-1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्या करेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। हम लोग जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन हैज 6 इलेक्ट्रॉन। बड़ा ध्यान से देखिए आप लोग इस चीज को कि बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में अब 6 इलेक्ट्रॉन ही है, फिर भी ये स्टेबल फॉर्म में है। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है और आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी BF3 स्टेबल फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल को देखा जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। तो फिर इसकी जब ऑक्टेट रूल फेल करने लगा कुछ कंपाउंड्स पे, है ना, तो इस ऑक्टेट रूल को फॉलो कराने के लिए, है ना, ऑक्टेट रूल के अस्तित्व को बचाने के लिए जो है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सर्जन, है ना, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सर्जन, और उन्होंने एक थ्योरी दिया और उस थ्योरी के बेसिस पर उन्होंने कहा कि कभी भी किसी भी एटम का जो है कि कोई भी एटम जो है किसी भी हाल में अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकता है। तो इसका मतलब क्या है, तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग के तरीका को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो सर्जन जो है एक कॉन्सेप्ट दिए जिसको हम लोग कहते हैं सर्जन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज, ठीक है, सर्जन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज। चलिए तो हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं, सर्जन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज। जो भी कंपाउंड्स ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे उन सारे कंपाउंड्स पे सर्जन जो है अपना सिंगलेट लिंकेज का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करना चाहे और उसको अप्लाई करके वो इस बात को कहे कि कभी भी कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकता है। तो चलिए सर्जन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज। अब देखिए, अब उन्होंने कहा क्या कि जो भी एटम अपने वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहे हैं, अपने वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे। बड़ा ध्यान समझिए हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली सर्जन बोले थे और उस बात को मैं बता रहा हूँ आपको। सर्जन बोले कि सबसे पहले जो भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे के बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहले वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा सारा का सारा, बाकी जितने भी एटम्स बचेंगे वो सारे एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। मतलब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में देख रहे थे ना कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था, अब यहाँ पर सिंपल सा मतलब है क्या कि वो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है ना। तो वही 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं सिंगलेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, सिंगलेट बॉन्ड। जैसे हम बात करते हैं SF6 का फिर से, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इसके चारों ओर जो है 6 बॉन्ड होते हैं, 6 बॉन्ड्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सर्जन बोले क्या कि सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि जो सल्फर का जो वैलेंसी है उसके हिसाब से आप सबसे पहले उसके ऑक्टेट को कंप्लीट कीजिए। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम जो है 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा 2 फ्लोरीन के साथ, इस तरीके से। अब बाकी इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा। क्या सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है पहले से। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इसकी वैलेंसी होगी, यानी कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कर भी लिया। लेकिन ये फ्लोरीन कहाँ जाएगा, है ना, बिकॉज SF6 का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में तो है, अस्तित्व में तो है, तो ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ेगा। तो सर्जन बोले कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम का सिंगल सॉल्यूशन है कि जो भी सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम को कहिए कि 1-1 इलेक्ट्रॉन उन सारे एटम से क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, है ना। और 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं सिंगलेट बॉन्ड, और उसको हम लोग हाफ एरो से दिखाते हैं। जैसे हम लोग का फुल एरो कैसा होता है बच्चों, ऐसा होता है, तो हाफ एरो ऐसे दिखाएंगे इस तरीके से,
ठीक है। तो कहा गया क्या कि चलिए ये सल्फर को कहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें ताकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। इसको दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसको दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन और इसको दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। इस तरीके से क्या हुआ, सारा का सारा एटम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और वो ऑक्टेट रूल को फेल नहीं, माने ऑक्टेट रूल फेल भी नहीं किया, है ना। तो ऑक्टेट रूल को बचाने के लिए सर्जन जो है अपना एक कॉन्सेप्ट दिए, अपना एक थ्योरी दिए जिसको हम बोलते हैं सर्जन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज। सेम एज हम लोग इस सब ये सारे काम जो है हम लोग IF7 में भी कर सकते हैं बच्चों। IF7 जैसे कि जानते हैं हम लोग कि I है और F 7 है, यानी कि I जो है 7 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि I के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो जरूर होता है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब वैलेंसी 1 होगी। जब वैलेंसी 1 होगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है किसी न सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही फ्लोरीन से आयोडीन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, आपस में शेयरिंग कर सकता है ना। तो बाकी के लिए फिर सर्जन क्या कहें कि चलिए फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिखा दीजिए दोनों के बीच, है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन कर दीजिए ट्रांसफर और सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगलेट बॉन्ड, है ना। ये जो हाफ है जो दिखा रहे हैं हम लोग उसको क्या कहेंगे बच्चों, सिंगलेट बॉन्ड। यानी कि ए है कोई एक इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम दूसरे एटम को सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो वहां से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगलेट बॉन्ड। होपफुली ये सारा टर्म आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और आज के लिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, और अगले लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है लुईस स्ट्रक्चर।